बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बाकर पैलेस में उस रोज बेहद रौनक और गहमा गहमी के आसार थे। बाकर साहब का इकलौता बेटा इरफान अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके लौटा था और इस खुशी में बाकर साहब ने आज पूरे खानदान की दावत का एहतमाम किया था। सुबह से ही मुलाजिमीन घर की सफाई, तज़ीन व आराइश में जुटे हुए थे। बाकर साहब की अहलिया ज़किया बेगम किचन में मौजूद थी और सारे खाने अपनी निगरानी में बनवा रही थी। गो दावत रात के खाने की थी, लेकिन दोपहर से ही रिश्तेदारों और दीगर मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। करीबी रिश्तेदार खवातीन ने तो आकर ज़किया बेगम का हाथ बटाना भी शुरू कर दिया, जबकि लड़कियां लड़के एक तरफ जमा होकर खुशगपियों में मसरूफ हो गए। बड़ी उम्र के मर्दों ने भी बाकर साहब के साथ मिलकर महफिल जमा ली। इस महफिल में सियासत और हालात हाजरा पर गर्मा गर्म तबसरे हो रहे थे। कुछ देर में इरफान भी तैयार होकर अपने कमरे से निकल आया और अपने दोस्तों और कजन्स के साथ शामिल हो गया। कई साल बाद बाकर पैलेस की रौनकें वापस लौटी थी। यूं लग रहा था जैसे घर में कोई शादी हो रही है। रात को पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया गया। ज़किया बेगम चूंकि मेजबान थी, इसीलिए वो खाने के दौरान भी मुलाजिमीन को हिदायत देती रहीं और बार बार उठकर किचन में चक्कर लगाती रहीं। इरफान चूंकि बहुत अरसे बाद अपने सारे कजन्स और दीगर रिश्तेदारों से मिला था, इसीलिए कई चेहरे उसकी याददाश्त में धुंधला चुके थे। ऐसे में शुमाइला ने उसकी मदद की। शुमाइला उसके सबसे छोटे चचा की बेटी थी और दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे थे। अमेरिका जाने के बाद भी इरफान और शुमाइला में गाहे बगाहे इंटरनेट पर राब्ता रहता था। यही वजह थी कि इस वक्त शुमाइला इरफान के साथ साथ थी और मुश्किल पड़ने पर सरगोशी में इरफान को खानदान के मुख्तलिफ लोगों का तारुफ करवा रही थी। शुमाइला, वो लड़का कौन है? इरफान ने खाने के दौरान शुमाइला से सरगोशी में पूछा। कौन लड़का? शुमाइला ने चौंक कर पूछा। वो बड़ी सियानक और उलझे बालों वाला, जिसने नीली जीन्स और ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ है। इरफान ने दूर बैठे एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो तो खावर है, उससे काफी दूर का रिश्ता है हमारा। ये बड़ी ताई के बहनोई का भतीजा है। शुमाइला ने उसे बताया तो वो हैरान हो गया। अच्छा, इतनी दूर का रिश्ता है तो फिर इन्हें मधु किसने किया? ये तो करीबी रिश्तेदारों की दावत थी। उसने ताज्जुब से पूछा। शायद बड़ी ताई के साथ आए हों, शुमाइला ने ख्याल जाहिर किया। वैसे भी खावर और उसके अम्मा अब्बा को जबरदस्ती हर एक का मेहमान बनने का बड़ा शौक है। उसने मुंह बनाते हुए कहा। लगता है तुम्हें इनसे कोई नाराजगी वगैरह है, तभी ऐसा कह रही हो। इरफान ने खाने का नवाला मुंह में डालते हुए कहा। जी नहीं, मुझे किसी से कोई नाराजगी वगैरह नहीं है। ये पूरी फैमिली ही ऐसी है, शुमाइला ने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा, कम अज कम खावर तो ऐसा नहीं लगता, इरफान ने भी मजे लेते हुए कहा। खासे दिल फेंक वाक़या हुए हैं मौसूफ। पहली मुलाकात में ही मुझे प्रपोज कर चुके हैं। रिश्ता भेजने की बात कर रहे थे, डांट दिया मैंने तो। शुमाइला के गालों पर सुर्खी सी छा गई। तो ये बात है, इरफान ने एक बुलंद आहंग कह कहा लगाया। तभी कहूं, इतनी बेजारी का इजहार क्यों हो रहा है? भाई, वैसे लड़का इतना भी बुरा नहीं है। उसने हंसते हुए कहा। बस रहने दो, अभी मिले भी नहीं हो और राय कायम करनी शुरू कर दी। शुमाइला ने मुंह बनाकर कहा। वैसे तुम खावर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? उसने सवाल किया। ऐसे ही, तुम्हारे आने से पहले मैं इससे मिल चुका हूँ। खुद मेरे पास आया था, बड़ी गर्म जोशी का इजहार कर रहा था। कोई तोहफा वगैरह भी लाया था, मैंने अम्मी को थमा दिया, इरफान ने उसे बताया। तो इसमें नई बात क्या है जो तुम उसके बारे में इतना पूछ रहे हो? शुमाइला ने कहा। कुछ नहीं यार, एक तो तारुफ नहीं था, फिर उसका अंदाज कुछ अजीब सा था। नाम पता बताए बगैर मुझसे यूं मिला जैसे हम बड़े गहरे दोस्त हों। लेकिन उसकी गर्मजोशी में अजीब सा तजाद था। यूं लगा जैसे उसके दिल में कुछ और है। फिर तोहफा देकर फौरन ही वापस चला गया। इरफान ने शुमाइला को बताते हुए कहा। देखो इरफान, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि खानदान में इन लोगों की शोहरत अच्छी नहीं है। तमाम रिश्तेदार इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। गिन चुनकर चंद लोग हैं जिनके घर इनका आना जाना है। इनके हाथ का पका खाना या इनकी भेजी हुई सौगात को हाथ नहीं लगाया जाता, लेकिन साथ ही कोशिश की जाती है कि इनसे बराह रास्त कोई मुखासिमत मोल न ली जाए। तुम भी इनसे दूर ही रहो तो बेहतर है।
شمائلہ نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو عرفان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نظر آنے لگے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو شمائلہ؟ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہاری ایک بھی بات میرے ساری باتیں سر کے اوپر سے گزر گئی ہیں۔ گول مول الفاظ کے بجائے مجھے سیدھے سادھے الفاظ میں کیوں نہیں بتاتی کہ مسئلہ کیا ہے؟ عرفان نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ابھی شمائلہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ذکیہ بیگم کسی بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ عرفان کے پاس آ کھڑی ہوئیں اور ان سے عرفان کا تعارف کروانے لگیں۔ عرفان مجبوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور شمائلہ سر جھکائے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز عرفان ناشتہ کرنے کے بعد واپس اپنے گھر میں پہنچا تو میز پر کافی سارے تحائف کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ شاید ذکیہ بیگم نے کسی ملازم کو کہہ کر گزشتہ روز کے سارے تحائف عرفان کے کمرے میں رکھوا دیے تھے۔ عرفان نے میز کھینچ کر بستر کے قریب کی اور بستر پر بیٹھ کر دلچسپی سے تحفے کھولنے لگا۔ زیادہ تر تحفے عمومی انداز کے تھے، گھڑی، بٹوے، دھوپ کے چشمے، شیونگ کٹ اور پرفیوم وغیرہ وغیرہ۔ عرفان تحفے کھولتا گیا اور ایک طرف رکھتا گیا۔ شمائلہ کے تحفے کو اس نے بڑے زیادہ اشتیاق کے ساتھ کھولا۔ یہ خوبصورت کف لنک اور ٹائی پن کا سیٹ تھا، ساتھ ہی ایک دیدہ زیب چین بھی تھی جس پر اس کا نام خوبصورت لکھائی سے کندہ تھا۔ عرفان کچھ دیر محویت سے اس چین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے احتیاط سے ڈبے کو ایک طرف رکھ دیا۔ مزید چند تحائف کھولنے کے بعد عرفان کو ایک قدرے مختلف تحفہ نظر آیا۔ یہ ایک آدمی کا سر تھا جو پتھر سے بنا ہوا تھا، سائز تقریباً ایک عام آدمی کے سر جتنا ہی تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ خلا تھا۔ یہ سر مکمل طور پر گہرے جامنی رنگ کا تھا۔ عرفان نے سر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اسے گردن کے نچلے حصے میں ایک تار نظر آئی۔ اس نے سر کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تار کو بستر کے پاس دیوار میں موجود سوئچ میں لگا دیا۔ سوئچ آن کرتے ہی جیسے سر کے اندر موجود کوئی دودھیا بلب جل اٹھا، لیکن یہ بلب اس طرح لگایا گیا تھا کہ صرف منہ اور آنکھوں سے ہی روشنی باہر آ رہی تھی۔ عرفان نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پردے گرائے اور لائٹ بھی بند کر دی۔ اب اندھیرے کمرے میں صرف اس پتھر کے سر سے نکلتی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر خاصا دل دہلا دینے والا تھا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سچ مچ کے آدمی کی آنکھیں دہک رہی ہوں اور ان آنکھوں میں سیاہی کے بجائے مکمل سفیدی ہو اور ساتھ ساتھ منہ سے بھی روشنی نکل رہی ہو۔ اس مجسمے کے جامنی رنگ نے اسے اور بھی ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ عرفان نے ڈبے کے اندر جھانک کر دیکھا، ڈبے میں مزید کچھ چیزیں موجود تھیں۔ عرفان نے ڈبہ بستر پر الٹ دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لوہے کا سٹینڈ تھا اور کپڑے کی چھتری نما کوئی چیز تھی، لیکن اسے بھی اس طرح بنایا گیا تھا کہ چمگادڑ کے پھیلے ہوئے پر معلوم ہو رہے تھے۔ عرفان نے لوہے کا سٹینڈ مجسمے کے سر کے اوپر رکھا اور اس پر چمگادڑ نما چھتری رکھ دی۔ بہت خوب، یہ تو ایک ٹیبل لیمپ ہے، عرفان نے تعریفی انداز میں کہا۔ اسے اس لیمپ کے پراسرار اور ڈراؤنی شکل سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے یہ خاصی دلچسپ چیز لگی تھی۔ وہ امریکہ کے آزاد اور ماڈرن ماحول میں رہ کر آیا تھا، جہاں پر اس قسم کی منفرد چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا یوں ہی ٹیبل لیمپ کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں اور منہ سے دودھیا روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور کمرے کی بتی جلا دی۔ سوئچ کا بٹن دباتے ہی بٹن سے اچانک ایک چنگاری سی پھوٹی اور عرفان کو ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں زبردست سنسناہٹ اور جلن ہو رہی تھی۔ اس نے غور سے سوئچ بورڈ کو دیکھا۔ ٹھیک کروانا پڑے گا، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا اور واپس بستر کی طرف مڑ گیا۔ ٹیبل لیمپ کا بٹن بند کر کے اس نے لیمپ کا ڈبہ اٹھایا اور بھیجنے والے کا نام دیکھا۔ یہ تحفہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خاور تھا۔ جیسا خود انوکھا انسان ہے ویسے ہی تحفہ بھی انوکھا بھیجا ہے، اس نے سوچا اور سارے تحفے سمیٹ کر واپس میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک تیز سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ باقر صاحب کی عرفان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ بیٹے کے اعلیٰ مستقبل کی خاطر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج تو دیا تھا، لیکن اس کی جدائی انہیں بے حد شوق کر گئی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے ویسے بھی انہیں اپنا کاروبار وغیرہ بوجھ لگنے لگا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ عرفان اب ان کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دے تاکہ وہ کاروبار کے امور اسے سمجھا کر کچھ عرصے میں باقاعدہ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ عرفان کے لوٹنے کے تقریباً 1.5-2 ماہ تک تو انہوں نے عرفان پر کوئی زور نہ دیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ تعلیم مکمل کرتے ہی اسے عملی زندگی میں مصروف کر دیا جاتا، لیکن جب عرفان کو امریکہ سے لوٹے 3 ماہ سے زائد ہو گیا تو انہوں نے سرسری الفاظ میں عرفان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا شروع کیا۔
उस रोज भी इत्तेफाक से घर के सारे अफराद रात के खाने पर मेज पर मौजूद थे। बाकिर साहब मौके की मुनासबत जानकर इरफान से बात शुरू करने लगे। तो बेटा इरफान, आजकल क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? उन्होंने गपशप लगाने के अंदाज में कहा। कुछ खास नहीं पापा, अभी तो अमेरिका से आया हूँ। इतनी मुश्किल पढ़ाई के बाद अब कुछ आराम करना चाहता हूँ। कुछ जहनी थकन कम हो जाए तभी कोई रूटीन बनेगी। इरफान ने लापरवाही से कहा। तुम्हें वापस लौटे 3 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम सारा सारा दिन कमरे में पड़े रहते हो, कहीं आना जाना भी नहीं है तुम्हारा। ऐसे तो तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग जाएगा। तुम हफ्ते में 1 आध दिन मेरे साथ ऑफिस का चक्कर क्यों नहीं लगा लेते? कुछ तुम्हारी मसरूफियत भी बन जाएगी और इसी बहाने काम भी समझ लोगे। बाकिर साहब ने इंतहाई गैर महसूस तरीके से इरफान को समझाते हुए कहा। अभी तो रहने ही दें पापा, कुछ रोज देखूंगा फिर बताऊंगा। इरफान ने इस बेजारी से कहा जैसे अभी वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। बाकिर साहब ने भी उसके मूड को भांपते हुए बात का रुख तब्दील कर दिया, लेकिन वो इस सूरत हाल से बहरहाल मुतमईन नहीं थे। रात को सोने से कबल बाकिर साहब ने ज़किया बेगम से इस सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल करना मुनासिब समझा। वो बहरहाल इरफान की माँ थी और इरफान की तबीयत को समझती थी। अब कारोबार की जिम्मेदारियां निभाना ज्यादा अरसे तक मेरे बस की बात नहीं है। सारी सूरत हाल वाज़े करने के बाद बाकिर साहब ने थके थके लहजे में कहा। इरफान अगर यूं ही लाओबालीपन का मुजाहरा करता रहेगा तो अपना मुस्तकबिल भी खराब करेगा और मेरी 25 बरसों की मेहनत भी तबाह हो जाएगी। जिस कारोबार को जमाने में मुझे जिंदगी लग गई वो कुछ ही अरसे में बर्बाद हो जाएगा। ज़किया बेगम खामोशी से शौहर का शिकवा सुनती रहीं। उन्होंने बाकिर साहब के साथ जिंदगी के सर्द गर्म हर मौसम सहे थे। उन्हें बाकिर साहब की परेशानी और तकलीफ का अंदाजा था। शौहर की बात सुनकर वो कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, आपका शिकवा बचा है, लेकिन इरफान इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। अलबत्ता अमेरिका से वापस आने के बाद मैं उसमें कुछ अजीब सी तब्दीलियां देख रही हूँ। वो कुछ चिड़ा चिड़ा सा रहता है, खाना पीना भी कम कर दिया है, न कहीं आता है न जाता है, न किसी से मिलता है, बस कमरे में ही पड़ा रहता है। शायद इतनी सख्त पढ़ाई के बाद वाकई वो थक सा गया है। ज़किया बेगम ने फिक्रमंदी के लहजे में कहा। अकेला अमेरिका में रहकर आया है, कहीं खुदा न खास्ता नशा वगैरह? बाकिर साहब बात मुकम्मल करते ही रुक गए। कैसी बातें करते हैं आप, हमारा इरफान ऐसा नहीं है। ज़किया बेगम तड़प कर बोली। तो फिर कहीं अमेरिका में किसी लड़की वगैरह का मसला ना हो? बाकिर साहब ने सोचते हुए कहा। ज़किया बेगम कुछ देर तो खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, देखिए मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी बातों में मेरे दिल में खदशा पैदा कर दिया है। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं मौका देखकर इरफान से खुद ही बात करती हूँ। ये सुनकर बाकिर साहब ने कुछ कहे बगैर अस्बात में सर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे पर तफक्कुरात के आसार नुमायां थे। अगले रोज ज़किया बेगम खास तौर पर बादाम का हलवा तैयार करके इरफान के कमरे में ले गई। इरफान ने कमरे में अंधेरा किया हुआ था, खिड़की के पर्दे बराबर थे और बत्ती बुझी हुई थी। इरफान बिस्तर पर नीम दराज टीवी पर कोई क्रिकेट मैच देख रहा था। अलबत्ता साइड टेबल पर मौजूद वो लैंप रोशन था जो खावर ने उसे तोहफे में दिया था। ज़किया बेगम कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले उनकी नज़र लैंप पर पड़ी। लैंप को देखते ही उनके चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हो गए। इरफान, कितनी बार कहा है ऐसी मनहूस शक्ल वाली चीजें कमरे में मत रखा करो, रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते बेटा, उन्होंने कमरे की बत्ती रोशन करते हुए कहा। इरफान ज़किया बेगम को देखते ही सीधा होकर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑफ कर दिया। मम्मा, आप भी ऐसे तोहमात वगैरह पर यकीन रखती हैं? ये बेजान पत्थर का लैंप है, इससे रहमत की जहमत का क्या ताल्लुक? इरफान ने मजाक उड़ाने हुए लहजे में कहा। अच्छा, ज्यादा बहस न करो, देखो मैं तुम्हारे लिए बादाम का हलवा लाई हूँ, उन्होंने प्लेट इरफान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इरफान ने खामोशी से प्लेट ले ली और बेरगबती से हलवा खाने लगा। ज़किया बेगम कुछ देर इरफान का रद्देमल देखती रही, फिर गला कंकार कर बोली, कल मैं साजिदा आपा के घर गई थी, उनकी बेटी अलमास ने एमए में दूसरी पोजीशन हासिल की है, मैंने सोचा मुबारकबाद ही दे आऊं। इरफान की नजरें टीवी पर ही जमी हुई थी। हाँ, अच्छी बात है, उसने बेध्यानी के आलम में कहा। भाई मुझे तो अलमास बहुत अच्छी लगी, पढ़ाई में तो आगे है ही, साथ ही खाना भी बड़ा उम्दा बनाती है, शक्ल सूरत की भी बहुत प्यारी है। मैं तो सोच रही थी कि साजिदा आपा से तुम्हारे लिए बात करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने इरफान को कुरेदने वाले अंदाज में कहा। किस बारे में मम्मा? इरफान ने इस बार चौंक कर कहा। ओफो इरफान, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं अलमास से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ।
زکیہ بیگم نے اس بار جھنجھلا کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے مما آپ کو؟ ابھی آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ عرفان نے حیرت سے کہا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہاں، کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو تو ابھی بتا دو، بعد میں ہمیں خاندان میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، زکیہ بیگم نے ناراض لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے مما، ابھی تو میں واپس آیا ہوں، مجھے کریئر بنانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، میرے سامنے پوری جوانی پڑی ہے، میں ابھی سے شادی کے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، عرفان نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ تو کب بناؤ گے کریئر؟ کب کرو گے محنت؟ کب حاصل کرو گے اپنا مقصد؟ کیا اس وقت جب باپ کام کرتے کرتے بستر پر پڑ جائے گا، یا تمہاری ماں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی آس میں قبر میں جا لیٹے گی، یا تب بھی تمہیں آرام اور سوچنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا؟ زکیہ بیگم نے اس بار جلالی لہجے میں کہا۔ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ کون سی ایسی آفت سر پر آ پڑی ہے جو سب مل کر مجھے کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ میں جو کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، اگر آپ لوگوں سے میرا گھر میں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تو مجھے بتا دیں، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ عرفان نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا اور جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ دیوار پر دے ماری۔ پلیٹ دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی۔ زکیہ بیگم سکتے میں آ گئی۔ انہیں عرفان سے اس طرح کے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ عرفان کی تربیت میں انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ غصے کی حالت میں بھی وہ کوئی غیر اخلاقی قدم نہ اٹھائے۔ غصے میں چیخنا، چلانا، بڑوں کو جواب دینا اور خاص طور پر اپنا غصہ برتنوں پر نکالنا انہیں سخت ناپسند تھا۔ ساری زندگی وہ عرفان کو سمجھاتی آئی تھی کہ ایسے لوگ جو غصے میں برتن توڑتے ہوں، گھروں کی چیزیں تباہ کرتے ہوں، وہ اخلاقی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور یہ عمل مذہبی اعتبار سے بھی قابل مذمت ہے۔ آج عرفان کی ایک پلیٹ توڑنے سے انہیں اپنی زندگی بھر کی تربیت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دکھ بھری نظروں سے عرفان کو دیکھتی رہیں، پھر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ عرفان کافی دیر تک سر تھامے بیٹھا رہا، پھر اس نے بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے احساس تھا کہ اس نے غلط رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور اسے اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے اس رویے کے لیے مجبور بھی تو انہی نے کیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے معافی مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ اس روز کے بعد زکیہ بیگم نے بھی بیٹے کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اسے سمجھانا بجھانا چھوڑ دیا۔ البتہ دونوں میاں بیوی کی فکر میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا۔ عرفان ان کے بڑھاپے کی واحد لاٹھی تھا اور اب یہ سہارا انہیں دور جاتا نظر آ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی روز سر جوڑ کر بیٹھے یہی سوچتے رہتے کہ عرفان کو آخر ہوا کیا ہے، اور آخر وہ کھل کر بتاتا کیوں نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا ہے۔ وہ اپریل کی ایک چمکیلی دوپہر تھی جب گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ زکیہ بیگم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف شمائلہ تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام کے بعد پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ انہوں نے جواباً پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ بیٹی کے آنے کے بعد آپ ہمیں تو بھول ہی گئیں، نہ ہی گھر کا چکر لگایا، نہ ہی کوئی فون وغیرہ۔ حد تو یہ ہے کہ عرفان نے بھی واپس آنے کے بعد کوئی فون یا SMS تک نہیں کیا۔ اس سے زیادہ بات چیت تو وہ امریکہ میں رہتے ہوئے کر لیتا تھا۔ شمائلہ نے شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ کیا کہوں بیٹی، عرفان کی وجہ سے تو ہم سبھی پریشان ہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کسی سے بات چیت کرنا، بس ہر وقت کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ نہ جانے کون سا روگ لگا لیا ہے اس نے اپنی جان کو، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے کہتے زکیہ بیگم کی آواز بھرا گئی۔ دوسری طرف کچھ دیر تو خاموشی رہی اور پھر شمائلہ نے سنجیدہ انداز میں کہا، میں شام کو امی ابو کے ساتھ آتی ہوں آنٹی، پھر میں خود عرفان سے بات کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کہا تو زکیہ بیگم کے چہرے پر کس قدر طمانینت کے آثار نمودار ہو گئے۔ ضرور آؤ بیٹا، تمہاری بات تو وہ مانتا ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے التجائی لہجے میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہو آنٹی، میں ذرا آ جاؤں پھر اس کے کان کھینچتی ہوں، اللہ حافظ۔ شمائلہ نے تسلی دینے کے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ زکیہ بیگم نے بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ شام کو حسب وعدہ شمائلہ اپنے امی ابو کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی۔ باقی لوگ تو باتوں میں مصروف ہو گئے جبکہ شمائلہ عرفان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں حسب معمول اندھیرا تھا۔ عرفان بستر پر نیند دراز ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اچھا تو جناب یہاں چھپے بیٹھے ہیں، اچھے میزبان ہو، مہمانوں کی کوئی خبر ہی نہیں، شمائلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ شمائلہ کو دیکھ کر عرفان چونک پڑا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے بھائی؟ کیا کوئی مراقبہ وغیرہ ہو رہا ہے؟ شمائلہ نے کمرے کی بتی روشن کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس وہ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔
तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो, इरफान ने वीडियो गेम की जॉयस्टिक एक तरफ रखते हुए कहा। शुमाइला ने अब कमरा रोशन होने के बाद इरफान को गौर से देखा। इरफान दुबला और कमजोर हो गया था, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे, रुखसारों की हड्डियां उभर आई थी, शेव बढ़ी हुई थी। मजमूई तौर पर वो ऐसा शख्स लग रहा था जैसे जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही ना हो उसे। ये इरफान उस इरफान से बहुत मुख्तलिफ था जिससे शुमाइला की दावत रोज मिलती थी। वाह भाई, ऐश हो रहे हैं, तुम तो आने के बाद भी भूल ही गए, शुमाइला ने अपने तासुरात छुपाते हुए बेतकल्लुफी से कहा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बचपन से अब तक पढ़ाई में मसरूफ रहा, अमेरिका में भी दिन रात मेहनत करके पोजीशन हासिल की, अब अमली जिंदगी में कदम रखने से पहले कुछ अरसा आराम करना चाहता हूँ, फिर तो सारी ही जिंदगी भाग दौड़ करनी है, इरफान ने मुंह बनाते हुए कहा। शुमाइला हैरत से उसे देखने लगी, क्योंकि दौरान तालीम जब वो अमेरिका से उसे फ़ोन किया करता था या इंटरनेट पर राब्ता करता था तो हमेशा अपने मुस्तकबिल की बातें करता था। उसकी गुफ्तगू में एक आज़म और कुछ कर गुजरने की लगन मौजूद होती थी। आज वही इरफान मुस्तकबिल और अमली जिंदगी से बेजार नजर आ रहा है। बहरहाल शुमाइला ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर न होने दिया, इधर उधर की बातें करने लगी। बातें करते करते उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे लैंप पर पड़ी। लैंप को देखते ही बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। ये कैसी चीज़ है इरफान, उसने पूछा। ये टेबल लैंप है। क्यों, इरफान ने अचानक जारहाना लहजे में कहा। शुमाइला उसके इस अचानक जारहाना रवैये से सहम गई। कुछ नहीं, बड़ी मुनफरिद सी चीज़ है, मुझे अच्छी लगी, उसने घबरा कर जवाब दिया। है ना अच्छी चीज़, इरफान ने खुश होकर कहा। यह मुझे गिफ्ट मिला था, मुझे भी ये बहुत पसंद है। ये कहकर उसे अजीब बेढंगे अंदाज में होकर हंसने लगा। शुमाइला के जिस्म में बेख्तियार एक सर्द लहर दौड़ गई। इरफान के अंदाज में एक अजीब सा हिज़यानीपन था, जैसे वो कोई जहनी मरीज हो। शुमाइला को उससे खौफ महसूस होने लगा। एक आध मिनट इधर उधर की बात करने के बाद वो उठ खड़ी हुई। वो वापस ड्राइंग रूम में पहुंची तो ज़किया बेगम ने उसकी तरफ बेख्तियार सवालिया नजरों से देखा। शुमाइला ने ज़किया बेगम से नजरें चुरा ली और खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गई। ज़किया बेगम समझ गईं कि वो भी नाकाम ही रही है। कुछ देर बैठने के बाद वो अपने घर वापस चले गए। ज़किया बेगम की रही सही आस डूब गई। घर जाकर शुमाइला बहुत देर तक इरफान के बारे में ही सोचती रही। कुछ ही महीनों में इरफान की तबीयत में इतना बदलाव उसकी समझ से बाहर था। काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद अचानक उसके जहन में फ़हीम का नाम आया। फ़हीम उसकी बहन अफशा का मंगेतर है और कराची यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का तालिब इल्म था। वो बज़ाहिर सुस्त और कमगो इंसान नजर आता था, लेकिन उसका मुताला और मालूमात इंतहाई हैरत अंगेज थी। जब किसी महफिल में वो बोलना शुरू कर दे तो बड़े बड़े तजुर्बाकार लोग कान दबाकर इधर उधर हो जाते हैं। शुमाइला ने फ़हीम से इरफान के बारे में बात करने का फैसला कर लिया। उसने फ़ोन उठाया और फ़हीम का नंबर डायल कर लिया। सलाम दुआ के बाद उसने इरफान को सारी कैफियत और उसकी हालत तफसील से फ़हीम को बताई। सारी बात सुनने के बाद उसने सुकून का सांस लिया और कहा, उसे उसके कमरे से निकालो और माहौल तब्दील करो, फिर मुझे बताना कि कैसा रहा। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शुमाइला फ़हीम की इस आदत से वाकिफ थी। उसने बुरा मनाए बगैर रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। उसे बहरहाल एक लाहे अमल मिल गया था। अगले रोज़ वो तैयार होकर फिर इरफान के पास पहुंची। चलो उठो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। एक सहेली के साथ मूवी देखने जाना है, मगर वो बीमार पड़ गई। शुमाइला ने मुस्कुराते हुए इरफान से कहा। अच्छा, कौन सी फिल्म है, उसने इश्तियाक से पूछा। शुमाइला जानती थी कि निकोलस केज इरफान का पसंदीदा अदाकार है और इरफान उसकी फिल्में जुनून की हद तक शौक से देखता है। वही फिल्म का नाम सरप्राइज है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शुमाइला ने उकसाते हुए कहा। मैं अभी आया, इरफान उछलकर बिस्तर से खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। मैं नहीं जा पाऊंगा शुमाइला, मेरे सर में अचानक शदीद दर्द शुरू हो गया है, उसने मुर्दा लहजे में कहा। ये क्या कर रहे हो इरफान, अभी तो तुम चलने के लिए तैयार थे और अभी मना कर रहे हो। शुमाइला ने हैरत से कहा। कह तो दिया सर में दर्द है, अब क्या उल्टा लटक कर यकीन दिलाऊं, इरफान ने अचानक गरज कर कहा। उसका लबो लहजा अचानक तब्दील हो गया था और आंखों में वहशत के आसार नुमाया थे। शुमाइला उसका ये अंदाज देखकर खौफजदा हो गई और तेजी से मुड़कर कमरे से निकल गई। वापस घर पहुंचकर उसने फ़हीम को दोबारा फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। किसी हासिद ने उस पर अमल किया हुआ है, किसी मौलवी या आमिल को दिखाओ, उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। भला ये कैसे मुमकिन है, तुम भी इन चीज़ों पर यकीन रखते हो, शुमाइला ने ताज्जुब से पूछा। लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। शुमाइला ने गहरी सांस लेकर दोबारा नंबर डायल किए, लेकिन इस बार वो ज़किया बेगम को फ़ोन कर रही थी। ज़किया बेगम को फ़ोन करके उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में अंदेशा जाहिर किया कि हो सकता है कि इरफान किसी अमल के ज़ेर असर है। ये सुनते ही ज़किया बेगम ने अपने सीने पर हाथ रख दिया। हाय हाय, किसी ने जादू करा दिया मेरे बच्चे पर, मुझे तो पहले ही शक था, अब मैं क्या करूं।
ज़किया बेगम ये सुनते ही घबरा गईं। परेशान ना हो आंटी, किसी अच्छे रूहानी बुजुर्ग से रुजू करें, अगर अमल हुआ है तो उसका तोड़ भी लाजमी होगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, शुमाला ने ज़किया बेगम को दिलासा देते हुए कहा। ज़किया बेगम का तो ये सुनकर ही दिमाग साएं साएं करने लगा था। फ़ोन रखते ही उन्होंने मुलाजमों और जानने वालों से कहकर किसी आमिल की तलाश शुरू करवा दी। नतीजतन कुछ रोज बाद एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी और गले में मनकों की माला डाले एक बाबा जी उनके घर आए। जी मामा, क्यों बुलाया है मुझे? इरफान ने ढीले कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। बेटा, ये बाबा जी तुमसे मिलने आए हैं, इनको सलाम करो। ज़किया बेगम ने इरफान से कहा। आजा बच्चा, तेरे सर पर मुझे शैतान का साया मंडलाता नजर आ रहा है, आ यहाँ आकर बैठ हमारे पास, बाबा जी ने गरजदार आवाज में कहा। इरफान ने उकताई हुई नजरों से बाबा जी को देखा, फिर अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। क्यों अपनी मौत को दावत देता है बुड्ढे, चला जा, तुझे तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगा, इरफान ने अचानक बदली हुई खुरदुरी आवाज में गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में खून उतर आया, चेहरे के उजलात खिंच गए। उसकी हालत देखकर ज़किया बेगम भी दंग रह गई। मुझे धमकी देता है नाहंजार, तुझे इस लड़के का जिस्म छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुझे कयामत तक के लिए पाताल में कैद कर दूंगा, बाबा जी ने ललकार कर कहा। इरफान ने कोई जवाब देने के बजाय अपनी जगह से एक लंबी जिक्कत भरी और बाबा जी के पास पहुंचकर एक हाथ से उनकी दाढ़ी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ बाबा जी के गाल पर रसीद किया। बाबा जी की आंखों के गिर्द तारे नाचने लगे। इरफान ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उसने लात मारकर बाबा जी को गिराया और उनके सीने पर चढ़कर दोनों हाथों से उनका गला दबाने लगा। बाबा जी की आंखें हलकों से बाहर उबलने लगी। अब बता, यहां से जाएगा या तेरी गर्दन तोड़ दूं, इरफान ने गैर इंसानी आवाज में कुर्राते हुए कहा। बाबा जी की आवाज तो क्या निकलती, उन्होंने इशारे से हाथ जोड़े और माफी मांगनी शुरू कर दी। इरफान ने मजीद 2-3 झटके देने के बाद बाबा जी को छोड़ दिया और इत्मीनान से एक तरफ सोफे पर बैठ गया। बाबा जी जैसे तैसे उठे और दरवाजे की तरफ भागे। उनके जाते ही इरफान ने एक बुलंद कहका लगाया। मम्मा, आप भी कमाल करती हैं, कैसे कैसे ढोंगी लोगों को बातों में आ जाती हैं। देखा कैसा मजा चखाया, ये समझ रहा था मुझ पर कोई आसेब वगैरह है, इरफान ने हंसते हुए कहा। अब उसकी हालत दोबारा पहले की तरह हो गई थी। ज़किया बेगम की समझ में नहीं आया कि इरफान ने वो सब कुछ किस ताकत के ज़ेर असर किया। फिर वो महज एक्टिंग थी, लेकिन बहरहाल इस वाक़े के बाद उन्होंने फिर किसी आमिल को नहीं बुलाया, मुबादा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अलबत्ता उन्होंने शुमाइला को फ़ोन करके सारी तफसील बता दी। शुमाइला ये सारी तफसील मनोअन फ़हीम को बता चुकी थी। मसला टेढ़ा है, मुझे एक बार खुद मिलना पड़ेगा। इस बार फ़हीम ने सारी बात सुनने के बाद संजीदा लहजे में कहा। 2 रोज़ बाद शुमाइला फ़हीम को लेकर इरफान के घर पहुंच गई। फ़हीम ने शुमाइला को सारी बात समझा दी थी। दोनों इरफान के कमरे में पहुंचे तो वो हस्बे मामूल अंधेरा किए लेटा हुआ था और सीडी प्लेयर पर कोई अंग्रेजी गाना सुन रहा था। शुमाइला के साथ एक अजनबी शख्स को आते देखकर वो उठ बैठा। शुमाइला ने आगे बढ़कर कमरे की बत्ती रोशन की। तुम तो मिलने आओगे नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिलती चलूं, शुमाइला ने चहक कर कहा तो इरफान ने कोई जवाब दिए बगैर सिर्फ फीके अंदाज में मुस्कुरा दिया। इनकी तारीफ, उसने फ़हीम की तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज से पूछा। अरे तुम इनसे नहीं मिले, ये अफशाबाजी के मंगेतर हैं फ़हीम, दावत में तो तुम इनसे मिले थे ना, शुमाइला ने चौंक कर कहा। अच्छा, याद नहीं रहा। इरफान ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया और फिर हाथ मिलाकर फौरी ही वापस खींच लिया। फ़हीम इस दौरान गहरी नजरों से इरफान और कमरे का जायजा ले रहा था। 5 मिनट तक गपशप करने के बाद शुमाइला ने कहा, अच्छा इरफान, अब हम चलते हैं। दरअसल मैं इनके साथ सारा खाला के घर जा रही हूँ, सारे घर वाले वही हैं, सोचा रास्ते में तुमसे भी मिलती चलूं। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। इरफान सलाम दुआ के बाद दोबारा बिस्तर पर नींद दराज हो गया। कमरे से बाहर निकलते ही शुमाइला ने फ़हीम से कुछ पूछना चाहा, लेकिन फ़हीम ने इशारे से उसे खामोश करा दिया। वापस घर पहुंचने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, कमरे में एक गलत चीज़ मौजूद है, इरफान को इस कमरे से बाहर निकालना होगा, उसकी गैर मौजूदगी में ही कुछ हो सकता है। उसके घर वालों को बता दो और साथ ही ये भी बता दो कि इरफान की खैरियत के लिए उन्हें कुछ माली नुकसान बर्दाश्त करना होगा। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। ये 1 हफ्ते की बात है। ज़किया बेगम एक मंसूबे के तहत अस्पताल में दाखिल थी और इरफान उनकी देखभाल के लिए वहीं मौजूद था। फ़हीम बाकर साहब को साथ लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में एक स्याह रंग का बैग भी मौजूद था। वो सीधा जाकर बिस्तर पर बैठ गया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद उसने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और उसमें 7 बार फूंक मारी। अचानक साइड टेबल पर रखे पत्थर पर लैंप की आंखें खुद ब खुद रोशन हो गई। फ़हीम ने मुस्कुराकर लैंप की तरफ देखा और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया। अचानक
पूरा कमरा लरसने लगा। शेल्फ और अलमारी पर रखी चीजें गिरने लगीं और कमरे में अजीब हौलनाक आवाजें उभरने लगीं। बाकर साहब की हालत खौफ से गैर हो गई। फहीम ने बोतल का ढक्कन खोला और चुल्लू में पानी लेकर उस लैंप की रोशनी उसकी आंखों पर छिड़क दिया। पानी के छींटे पड़ते ही लैंप से धुआं सा उठा और उसकी आंखें तारीक हो गई। उसकी आंखें बुझते ही फहीम ने झपट कर लैंप उठाया और अपने बैग में डालकर जिप बंद कर दी। बैग में इस तरह हलचल मचने लगी जैसे उसमें कोई जानवर बंद हो। फहीम उठकर खड़ा हुआ और जेब से एक कपड़ा और लाइटर निकाला और कपड़े को आग लगाकर बिस्तर पर फेंक दिया। कपड़ा बिस्तर पर गिरते ही बिस्तर में यूं आग भड़क उठी जैसे वो पेट्रोल में भीगा हुआ हो। फहीम ने फुर्ती से बाकर साहब का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आकर उसने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और बाकर साहब को लेकर घर से बाहर आ गया। बैग में अभी तक हलचल हो रही थी। इरफान को जिसने ये लैंप तोहफे में दिया, उसने सिफली इल्म के जरिए इरफान की जिंदगी बर्बाद करना चाही। इस लैंप को जलाते ही उसके असरात फैलना शुरू हो जाते थे। कमरे की आग कुछ देर में बुझ जाएगी, अलबत्ता थोड़ा नुकसान जरूर होगा। इरफान को यही बताया जाएगा कि हादसे की वजह से आग लगी थी। लैंप का कोई जिक्र न कीजिएगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा और अमल नाकाम होने की वजह से उसका उल्टा असर कराने वाले पर पड़ेगा। इस बोतल का पानी वक्फे वक्फे से इरफान को पिलाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता अमल के असरात खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इतना कहकर फहीम ने पानी की बोतल बाकर साहब की तरफ बढ़ाई और बैग कंधे पर डालकर बाहर की तरफ बढ़ गया। बाकर साहब हैरानी और एहसानमंदी के मिले जुले जज्बात से उस अजीम इंसान को जाते देख रहे थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।